नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज है 9 मई 2022 और डेली के करंट अफेयर्स में हम लोग जो आज के सोर्सेज देखने वाले हैं, मेन सोर्स असम ट्रिब्यून एंड अदर डिफरेंट नेशनल डेलीज जैसे पीआईबी, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब को हम लोग फोकस करेंगे। राइट, आगे बढ़ने से पहले इस पूरा जो पीडीएफ रहेगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे बोलना था और आप प्लीज़ इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। रिगार्डिंग एडमिशन्स इन भद्रा एस, anytime you can take admissions, you can call on to this numbers or you can also log on to our website www.bhadrasacademy.in, जहाँ पे बहुत सारे आपके साथ मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, आप वहाँ पे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला असम ट्रिब्यून से ये देख लेते हैं। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट, देखो ये बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट पहले था, अभी उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है कि राज्य सरकार, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर होता है दैट एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार यह डिसाइड कर सकती है। राइट नाउ सवाल होता है दैट ये बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट है तो कहाँ पर है, जिसको अभी बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाएगा। देखो यह है असम, ठीक है, ये देख रहे हो, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर में ये वाला रीजन देख रहे हो, इसमें है बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो ये जो है ना फैला हुआ है सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि असम अरुणाचल में भी कुछ कुछ अंश जाते हैं, बट मेजरली पार्ट तो असम में ही है ना। जो क्या सबसे पहले बोला तो जाता था ये 140 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में ये फैला हुआ है, बट देखो अभी इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है ना, इलीगल लॉगिंग, दैट इज जो पेड़ पौधे हैं ना उसको अगर काट दिया जाता है बिना सरकार के परमिशन के द्वारा तो वो क्या है, इलीगल चीज़ ही ना हुआ जी। तो वो सब एक्टिविटीज़ करने के कारण 140 स्क्वायर किलोमीटर रीजन से ये घटकर मात्र 80 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में आ चुका है। आप सोच सकते हैं ये बहुत ही बहुत ही ह्यूज रिडक्शन है। राइट, एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं असम ट्रिब्यून से। यह न्यूज़ है बकवीट कल्टीवेशन के रिलेटेड। राइट नाउ बकवीट है क्या, क्यों न्यूज़ में था, पहले तो ये बात कर लेते हैं क्योंकि मेघालय गवर्नमेंट जो है यह बोल रही है दैट हाँ बकवीट कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी अराउंड जितना हम लोग एरियाज़ में उसको कल्टीवेशन करते हैं उससे 10 गुना हम लोग इसको बढ़ाएंगे। ना सवाल होता है दैट बकवीट है क्या। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर पूछे भी जाए तो एक फैक्चुअल चीज़ पूछा जाएगा। राइट नाउ बकवीट जो है ना ये दोस्तों एक कैश क्रॉप है, ध्यान देना, ये एक कैश क्रॉप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है कैश क्रॉप, है ना। मतलब इसको वीट से आप कंफ्यूज मत कर लेना। ये देखो ये है बकवीट, देख रहे हो, और इसका पेड़ पौधा कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है ना। इसकी जो कंडीशंस है दोस्तों, ये पहले उगाई नहीं जाती थी, 2019 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मेघालय में प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। देखो इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड न्यूज़ है ना, तो आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दैट क्या यह सिर्फ और सिर्फ मेघालय में ही प्रोडक्शन किया जाता है, नहीं, मेघालय में नहीं, इसको सॉरी मणिपुर में ही नहीं, मेघालय में, मणिपुर मेघालय दोनों जगह इसको प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो मणिपुर में भी इसको प्रोडक्शन किया जाता है, ये आप ध्यान में रखना, मेघालय प्लस मणिपुर, है ना, सिर्फ एक ही राज्य में नहीं किया जाता, ठीक है ना। बकवीट जो है ये सप्रेस्ड वीड्स है ना, एंड दैट अट्रैक्ट्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, वैसे इंसेक्ट्स जो क्या ओवरऑल पेड़ को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए उस टाइप के इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करता है, उस टाइप के पॉलिनेटर्स को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यह एक कैश क्रॉप है जो क्या सॉइल को और भी ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। क्यों, क्योंकि सॉइल से जो एक्सट्रैक्टेबल फॉस्फोरस है ना वह एक्सट्रैक्ट करके इसको सॉइल में मिला देता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सॉइल की भी न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाती है ना। नाउ ये कैश क्रॉप है और यह फ्रॉस्ट टॉलरेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट साथ ही साथ ये वैसे रीजन में ही थ्राइव कर पाती है जो क्या रीजन कूल है, जो क्या रीजन में मॉइस्ट कंडीशंस प्रिवेल करते हैं, ठीक है। और इसको अनडाउटेडली फूड के तरह तो इस्तेमाल किया ही जाता है बट मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका डबल फायदा है, ठीक है। और मेडिसिन, इसके क्या क्या मेडिसिनल्स इनपुट्स है, क्या क्या ये आपके शरीर में कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। देखो एक तो आपके जो वेन्स है उसको स्ट्रेंथन करती है, उसमें जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ स्मॉल वेसल ब्लड वेसल्स में भी ब्लड फ्लो को यह इम्प्रूव करती है, आर्टरीज को यह हार्डन करती है, ठीक है। और ये सब यही सब है, पुअर सर्कुलेशन इन लेग्स को उसको चेक करती है, तो यही सब है आप जो क्या इंक्लूड कर सकते हो। इतना भीतर तो खैर नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ यही पूछेगा भी तो दैट क्या ये फूड में ही सिर्फ इस्तेमाल होता है या मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। तो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर आई गेस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट
वर्तक, यह न्यूज़ में था, द हिंदू से यह लिया गया है। एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्तक सेलिब्रेट कर रहा है 63rd BRO रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डे को सेलिब्रेट कर रही है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है ये क्या होती है, जो कि यूजुअली इंडिया में ही नहीं, हमारे कुछ कुछ ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज़ है जिनके लिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स में रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम इनको सौंपा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही ये प्रोजेक्ट चलता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट वर्तक। यह एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसमें इंश्योर किया जाता है प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर, जिसके तहत जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं ना, असम एंड अरुणाचल के, सिर्फ वैसे तो ऑल इंडिया लेवल में ही, बट हाँ इस रीजन में यह स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। वही आपको याद रखना है। 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर के बीच के पता है प्रोजेक्ट वर्तक ने एग्जीक्यूट किया था अराउंड वर्क्स जो क्या 870 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है भाई, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो एनीवेज ये जस्ट चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट PIB से यह न्यूज़ लिया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। GS3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कॉयर इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है ना। सवाल यह होता है, बहुत जनों को तो ये भी नहीं पता होगा कॉयर इंडस्ट्री होता क्या है। देखो आपने नारियल कभी छिला है हाथ से, तो नारियल देखो ये होता है नारियल मेनली, ठीक है। नारियल के आजू बाजू वाला जो ये रेशादार होता है ना, बाल के तरह जो कुछ चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं कॉयर, ठीक है। और इससे आप इस टाइप के रस्सी भी शायद, ये तो शायद सब ने ही महसूस भी किया होगा, डोर मैट जो होती है वो भी बनती है कॉयर के द्वारा, ठीक है। तो ये कॉयर एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, ठीक है। इनफैक्ट क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है ना, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एक इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022, कहाँ पर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर पर, ठीक है ना। सवाल होता है ये कॉयर होता क्या है, यही चीज़ तो मैंने तो बता दिया आपको नॉर्मल शब्दों में कॉयर होता क्या है, और यहाँ पे वही चीज़ अगर डेफिनेशन वाले शब्दों में लिखा हुआ है दैट हाँ ये एक नेचर में एक मटेरियल फाउंड होता है जो क्या कोकोनट के कोकोनट का एक बाई प्रोडक्ट होता है, जो क्या अगेन बिल्कुल कोकोनट का बाई प्रोडक्ट है। ये नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मटेरियल है जो क्या कोकोनट के आउटसाइड हस्क में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल जी हाँ, आपको वही चीज़ तो देखने को मिल रहा है, राइट। सेंचुरीज से हम इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ रस्सी एंड ऑल, राइट। उसके बाद कॉयर इज यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, है ना, जैसे डोरमैट्स ले लो, है ना, प्लांट पॉट्स ले लो, जी हाँ एब्सोल्युटली, ऐसे बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो आप कॉयर के थ्रू मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, देखो एक तो कॉयर एक ऐसा चीज़ है, इंडिया में नारियल इतने ज़्यादा होते हैं दैट इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और दुनिया भर में आपको पता है बायोडिग्रेडेबल, है ना, ग्रीन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े जा रही है, राइट। तो फ्यूचर में भी इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। मोर ओवर इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट और भी इसलिए ज़्यादा बढ़ गया ना क्योंकि यह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अगर उस प्रोडक्ट को आप बाहर में फेंक दोगे ना तो वो बायोडिग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्योंकि यह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ना, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इसको ईजिली तरीके से इको मार्क जो है वो भी दे देती है। जहां अगर सरकार के द्वारा इको मार्क कोई भी प्रोडक्ट को मिल गया ना तो वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बिक्री और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब सोचिए ना, अगर यह हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट तो बूम होगा ही ना जी, कॉमन सेंस सा बात है ना। यही नहीं ये ऐसा रीजन में मैन्युफैक्चर ज़्यादातर किया जाता है जो क्या अगेन रूरल रीजन्स होती है। रूरल रीजन्स में लोगों को क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ एब्सोल्युटली। तो कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स के जो रूरल रीजन्स है ना वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है थ्रू दिस इंडस्ट्री, ठीक है। इसलिए आपको भी ये चीज़ याद रखना चाहिए। नेक्स्ट द हिंदू से यह लिया गया दोस्तों, पीएम मित्र के रिलेटेड न्यूज़ था। क्यों, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज किया था एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीएम मित्र, दैट इज प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क स्कीम्स। GS2 पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप इस टॉपिक को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। नाउ सवाल यह होता है पीएम मित्र किससे इंटीग्रेटेड है, ऑब्वियस सा बात है टेक्सटाइल से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये पार्क को डेवलप भी किया गया है एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल जो क्या ओन किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, वो भी किस मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में। अच्छा, ये जो पीएम मित्र पार्क बनाई जाएंगी ना दोस्तों, देखो जैसे एक पार्क बनाया गया, 2 पार्क बनाया गया, ठीक है। तो
हर एक पार्क में कुछ कुछ चीज़ें इंश्योर की जाएंगी, जैसे वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, कॉमन प्रोसेसिंग हाउसेस बनाई जाएंगी, जहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, एफ्लुएंट्स जो निकलेंगे, उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है। या फिर डिफरेंट अदर टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है, डिज़ाइन सेंटर्स है, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वो सारे जो है हर एक जो ईच मतलब पीएम मित्र पार्क है ना, वहाँ पे इंश्योर की जाएगी, ठीक है। और मास्टर डेवलपर विल नॉट ओनली डेवलप द इंडस्ट्रियल पार्क बट ऑल्सो मेंटेन इट ड्यूरिंग कंसेशनल पीरियड। मतलब मास्टर डेवलपर जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क को तो डेवलप करेगा ही, बट साथ ही साथ उसको मेंटेन करने का भी काम उनका ही है। तो जस्ट आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है दैट हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन किया जाएगा, एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको डेवलप किया जाएगा इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसमें जो क्या क्या सेंटर्स बनाए जाएंगे वो चीज़ आपको ज़रूर से याद रखना है। और बाकी सब तो आपको पता ही है, हाँ यार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, है ना, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे फंडिंग के बारे में बात की गई है दैट सेंटर जो है ये प्रोवाइड करेगी कैपिटल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी वर्थ ऑफ कितना रुपीज़ 500 करोड़, वो भी ईच मित्र पार्क के लिए। अगर ग्रीन फील्ड हो, मतलब ग्रीन फील्ड मतलब वैसे पार्क जो क्या सोचो एक रीजन है जहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे नया सा अगर आपको ये पार्क बनाना है तो उसको ग्रीन फील्ड कहेंगे। बट सोचो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पहले बना हुआ था और 10 साल पहले वो पार्क बंद हो गया, ठीक है, बट फिर से उसको रिवाइव करना है, उसको कहते हैं हम लोग ब्राउन फील्ड, राइट। तो ग्रीन फील्ड वाले के लिए 500 करोड़, ठीक है, और ब्राउन फील्ड वाले के लिए 200 करोड़ आवंटन किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। मतलब आवंटन मतलब समझते हो ना जी, रिलीज किया जाएगा है ना। नेक्स्ट इज ग्रीन फील्ड डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा वही तो ये जस्ट डेफिनेशन उसका दिया हुआ है, ठीक है। बट सवाल होता है इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देखो एक तो जो अभी सबसे मेजर जो टेक्सटाइल सेक्टर के द्वारा देखा जा रहा है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, पता है। और इसी लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण है ना हम जो है अपने पड़ोसी देशों से हम लोग पीछे चले गए। पता है कौन कौन देशों से? बांग्लादेश, जी हाँ, वियतनाम, उनसे हम लोग बहुत पीछे। उनका जो मार्केट में कैप्चर है ना हमसे बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। उनके जो मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑब्सलीट नहीं है, एकदम नए नए मशीनरीज वो लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ये सब में पीछे चले गए हैं। इसीलिए ये पीएम मित्र को फोकस किया गया सरकार के द्वारा, जिससे अपैरल इंडस्ट्री में हमारी भी जो पेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, प्रॉब्लम ये होता है दैट कोई भी प्रोडक्ट का अगर कॉस्टिंग ज़्यादा इसलिए आता है ना क्योंकि उसको हम लोग मास में प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर उसका मास में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देना तो प्रोडक्शन कॉस्ट को बहुत हद तक नीचे कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश कर रही है, जैसे वियतनाम कर रही है, ठीक है। इसीलिए पीएम मित्र ये लॉन्च किया गया जिससे ये पार्क्स बनाए जाएंगे, जिससे इन पार्क्स में सरकार के थ्रू सरकार अपना जो हो सकता है करेगी, जिससे मेक श्योर किया जा सके दैट दुनिया में जो हमारा प्रोडक्ट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो हम इस पीएम मित्र स्कीम का बोल सकते हैं दैट जी हाँ एब्सोल्युटली ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत हद तक घटाएगा, साथ ही साथ वैल्यू चेन को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सके। इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव अगर होगा तो लोग क्या बांग्लादेश का प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारा? एब्सोल्युटली हमारा, राइट। तो हमारा एक्सपोर्ट भी तो बढ़ेगा यार, है ना। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी भी तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी का हम लोग फॉर्मूला क्या पता है? C+I+G+X-M, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट बढ़ागा, एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ेगा, ओवरऑल अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। ये तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ दैट कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है ना, गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर, वो सब कंसिडर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फैक्टर को कंसिडर कर रहा हूँ। ये फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है जीडीपी तो बढ़ना ही है भाई, है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो कॉमन सेंस है, ये क्या बताऊँ मैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स अगर इंडिया देखो कितना ज़्यादा स्टेबल कंट्री है, पूरा दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, राइट। और इस सेक्टर को अगर हम लोग और भी स्मूथ लाइन करें ना तो इस सेक्टर में एफडीआईज भी और भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। यही तो चाहते हैं भाई। देखो हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग नहीं चाहिए, वो तो आता है 2 मिनट में भग जाता है वो लोग, जैसे शेयर मार्केट नीचे जाएंगे। बट एफडीआई एक ऐसा चीज़ होता है ना जो अगर इंडिया में बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे अगेन इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों को एक महसूस होता है दैट हाँ इंडिया जो है वो बूमिंग कंट्री है और यहाँ पे इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, समझ लो बात। तो यही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज सागरमाला प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी पीआईबी में न्यूज़ में था, इसलिए हम लोगों ने बेसिकली इसको उठाया। एक्चुअली क्यों न्यूज़ में आया था, क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने चेयर किया था एक मीटिंग ऑफ
नेशनल सागरमाला एपेक्स कम्युनिटी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नाउ ये क्यों किया था? क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे सागर तट समृद्धि योजना के रिलेटेड, दैट इस योजना को कैसे सक्सेस किया जाए। नाउ सवाल यह होता है दैट सागर तट समृद्धि योजना है क्या? देखो सागर तट समझ तो रहे हो, राइट? दैट इज, ये अगर हमारा पेनिनसुला है तो ये वाला रीजन ही ना सागर तट हुआ जी, है ना? और सागर माला के अंडर भी तो हम लोग यही चीज पढ़ते हैं ना जी, है ना? दैट सागरमाला में क्या है? पोर्टलेट डेवलपमेंट हमें करना है जिससे जो हिंटरलैंड्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, राइट? अब सागरमाला के प्रोजेक्ट के अंडर ही हम इसको बोल सकते हैं दैट सागर तट समृद्धि योजना लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इंश्योर किया जाएगा दैट इस रीजन में जो है ना कुछ कुछ की एरियाज है जिनको फोकस किया जाए। और वो की एरियाज कौन है? कोस्टल रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, कोस्टल रीजन में टूरिज्म को बढ़ाना, कोस्टल रीजन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना और कोस्टल कम्युनिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। क्योंकि ये सब अगर आप डेवलपमेंट लाओगे तो ऑब्वियस सा बात है दैट इस कोस्ट रीजन में जो इंसान रहेगा उसको कुछ तो कुछ, अरे भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो उसको मिलनी ही है भाई, कॉमन सेंस है, राइट? और मिलेगी तो ऑफकोर्स अच्छा होगा ना यार, है ना? तो यही चीज विजन के साथ साथ एक होलिस्टिक विजन है, इसलिए बोला गया है दैट ये जो सागर तट समृद्धि योजना का विजन है ना काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंटल विजन है, जिसके तहत जो क्या हमारा जो देश का मैरीटाइम इंडिया विजन है ना 2030 को, उसको भी सेटिस्फाई करता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स को बनाया है दैट इज रिगार्डिंग दिस सागर तट समृद्धि योजना, है ना? जिसके तहत जो भी चैलेंजेस अभी तक फेस किए जा रहे हैं कोस्टल एरियाज में, उन सारे चैलेंजेस को हम लोग निपटारा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इन एरियाज में फोकस हमारा ज़्यादा होने वाला है, राइट? सागरमाला प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो 2015 में ही यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था, जो क्या अगेन सेम चीज़ ही था ऑलमोस्ट, दैट ये हॉलिस्टिक पोर्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, राइट? जिसके तहत पोर्ट्स रीजन में जो है हम लोग मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन को प्रमोट करने वाले थे, राइट? और इनफैक्ट कर भी रहे हैं, और उसी का तो एक स्कीम है ना ये सागर तट वाला, ठीक है? नाउ द विजन अगर देख लीजिएगा सागरमाला का, तो वह यही है दैट कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, राइट? जिससे एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इसलिए सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो हमारा बूस्ट कर रहा है इंडिया को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को, ठीक है? इनफैक्ट मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज एज वेल। जी हाँ, सी प्लेन क्या होती है? इस टाइप की प्लेन सर्विसेज होती हैं, तो ये भी जो है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर ही स्टार्ट किया गया है, राइट? इनफैक्ट अगर आप देखिएगा चिलिका लेक में ऑलरेडी ये स्टार्ट भी हो चुका है, तो ये तो धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में ना सब जगह होगा जी। अब ऐसा थोड़ा ना है दैट यहाँ पे पॉपुलेशन रहती ही नहीं है वहाँ पर स्टार्ट कर दो, ऐसा थोड़ा ना है भाई। ऐसा रीजन में स्टार्ट किया जाएगा जो कि अब प्रेफरेंशियल बेसिस में, जैसे अब चिलिका लेक ही ले लो, राइट? अगेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, राइट? तो वहाँ पे अगर ये सबको इंट्रोड्यूस किया जाए तो बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, वहाँ पे टूरिज्म भी प्रमोट होगा, सरकार को रेवेन्यू भी आएंगी, जो भी कंपनीज सी प्लेन्स को चलाती है उनको रेवेन्यूज़ भी आएंगी, समझ रहे हो बात? तो यही सब चीज़ है जो कि प्रमोट की जा रही है। नेक्स्ट इज वेनस मिशन 2024 के रिलेटेड है। रिसेंटली नए जो चेयरमैन हैं इसरो के, उन्होंने अनाउंस किया दैट देखो भाई हम लोग 2024 के दिसंबर तक एक नया मिशन लॉन्च कर रहा है, वेनस मिशन। GS3 पर्सपेक्टिव, स्पेस टेक्नोलॉजी से आप इस आर्टिकल को बिल्कुल रिलेट कर सकते हो दोस्तों। नाउ एम अगर देख ले मिशन का, अगेन क्या होगा आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। वेनस के जो डिफरेंट अदर स्पेस एजेंसीज करते हैं वही अपन भी करेंगे यार। अब क्या होता है ना, अदर स्पेस एजेंसी सारे डेटा तो हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम साइंटिफिक एरिना में कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं, इसीलिए चलो भाई हम भी अपना लॉन्च कर देंगे। अरे भाई कहाँ का मार्स वार्स तक हम लोग पहुँच गए, वेनस क्या चीज़ है हमारे लिए, बिल्कुल यार जज्बा होना चाहिए ना दिल में, है ना? तो अगेन वही है, वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो टॉक्सिक और कोरोसिव एटमॉस्फेयर है जो कि जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भरा पड़ा है, उसको प्रॉपरली स्टडी करना है हमें, ठीक है? अर्लियर अगर देखोगे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अनाउंस किया था 2 नए रोबोटिक मिशंस, दा विंची प्लस और वेरिटास, है ना? ये कहाँ पे भेजना था उनको? वेनस में, ठीक है? ये नासा का लेकिन रोबोटिक मिशन है, इंडिया का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नाउ इस ऑब्जेक्टिव मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है इंडिया वाला? तो पहली बात तो ये इन्वेस्टिगेट करेगा सरफेस प्रोसेसेस और सब सरफेस स्ट्रैटिग्राफी को, ठीक है? मतलब वेनस के सरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। स्ट्रैटिग्राफी पता है ना क्या होता है? एक जियोलॉजी का ब्रांच होता है जो कि रॉक के लेयर्स और उसके वेरियस लेयर्स को स्टडी करने का काम होता है, ठीक है? स्टडी करेगा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, डायनामिक्स
कहाँ का? एटमॉस्फेयर का। इन्वेस्टिगेट करेगा सोलर विंड इंटरेक्शन विद वेन्यूशियन आयोनोस्फेयर को भी प्रॉपरली देखेगा। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे पहले भी मिशंस लॉन्च किए गए वेनस पे। किन के द्वारा? इंडिया के द्वारा नहीं, यूएस के द्वारा, रशिया के द्वारा, जापान के द्वारा, यूरोप के द्वारा। यूरोप के द्वारा कौन सा था? वेनस एक्सप्रेस था। जापान के द्वारा अकात्सुकी, देखो इनका नाम है सुकी, वही सुजुकी, इस टाइप का कुछ नाम रहता है ना। तो उस टाइप का उठ पटांग अगर नाम आ जाए ना तो कहीं ना कहीं आग बंद करके आप जापानीज वो सब मतलब टिक होता नहीं है एमसीक्यू सिलेक्शन करने का, वहाँ पे आप जापान टिक करके आ सकते हो ना। दिस इज़ नॉट अगेन दैट एवरी टाइम इज ट्रू होगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट अगेन क्या होता है ना, दैट स्मार्ट हमें गेसेस मारने ही पड़ते हैं वो सिविल सर्विसेज में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो। उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा लाइक होने वाला है, राइट। एनीवेज रशिया के द्वारा जो है विनेरा वेगास, और यूएसए के द्वारा मरीनर पायोनियर है ना, मगेलान, ठीक है, ये सब बेसिकली लॉन्च किया गया अभी तक वेनस में, ठीक है। और भी देख लीजिएगा, इट विल ऑल्सो हेल्प हाउ अर्थ लाइक प्लानट्स हैज़ इवॉल्व, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो वेनस को अर्थ लाइक प्लानट भी बोलते हैं। चलो इसके बारे में और भी थोड़ा डिस्क्राइब देख लेते हैं वेनस के बारे में। देखो नाम जो है ना वेनस का, वो रोमन गॉडेसेस ऑफ लव और ब्यूटी से है, उनका भी नाम वेनस ही होता है, तो उसी के नाम पर ये वेनस रखा गया, ठीक है। यह सन से जो है दूसरा नंबर, देख अगर सन है, ठीक है, तो उसके ऑर्बिटर में सबसे पहला आता कौन आता है? मर्क्यूरी। दूसरा जो ऑर्बिट आता है वो आता है वेनस, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर ऑफ प्लैनेट है फ्रॉम सन, एंड 6 इन द सोलर सिस्टम अगर साइज और मास के कंपैरेटिवली देखिएगा तो, ठीक है। इनफैक्ट अगर देख लीजिएगा ये जितने सारे ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ना जो कि अर्थ से दिखते हैं हमें, तो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन दिखता है? मून। उसके बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखता है ना वो वेनस ही दिखता है, जी हाँ, ठीक है। Probably that is the reason why the first planet to have its motion plotted across the sky was Venus। मतलब सेकेंड मिलेनियम बीसी में जो सबसे पहले प्लानट जिसको हम लोगों ने स्टडी किया था ह्यूमंस ने, वो था वेनस, राइट। अनलाइक अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स के मुताबिक अगर देख लीजिएगा वेनस और यूरेनस, ठीक है, वो क्लॉकवाइज स्पिन करती है, दूसरे जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। बट वीनस है ना और यूरेनस, ये दो एक ऐसे प्लैनेट है जो क्या क्लॉकवाइज करते हैं। याद रहेगा, देखो नाम तो सेम है ना, वीनस, देखो नस नस दोनों में है, ठीक है, नस नस, एक में सिर्फ वी है, एक में यूरा है ना, तो वीनस यूरेनस दोनों आपका क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, ठीक है। नाउ ये सोलर प्लैनेट सिस्टम का कहा जाता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर देख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए तो यहाँ पे बहुत एक इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट वीनस हैव बीन कॉल्ड द अर्थ ट्विन, क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें इन द मासेस, इन साइज, डेंसिटीज़ और सिमिलर रिलेटिव लोकेशंस भी हैं जो क्या हमें क्लियरली ओवरऑल अगर देख लीजिएगा अर्थ के तरह ही हमें दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आज का ये सारे थे और एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। कल एमसीक्यूज़ कुछ पूछा गया था, राइट। पहला एमसीक्यू एनएसजी के द्वारा के बारे में पूछा गया था, दूसरा वाला ऑप्शन गलत था क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है, सिर्फ पहला वाला सही था, तो जी हाँ 1 विल करेक्ट आंसर है। और दूसरा है पोर्सिन वायरस रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ऑफ कोर्स पिग के रिलेटेड था, ये हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, ठीक है। सो अगेन सी वाज आंसर, इसलिए 2 ही ऑप्शन पूछे गए थे, ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर। सब ने तो ए सी ही मारा है, देखो सब ने ऑलमोस्ट ए सी मारा है, सिर्फ मिक्सचर आसाम जी ने यहाँ पे डी लगा दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, बाकी तो अगेन सब कोई बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था G4 के रिलेटेड, वो सिर्फ वर्षा साइकिया एंड प्रतिम बड़ुआ, इन दोनों लोगों ने ही सिर्फ इसका आंसर दिया है। इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, जी हाँ बिल्कुल सही है, दोनों ने बिल्कुल सही दिया है। आप लोगों ने बिल्कुल किसी ने नहीं दिया, चलो ठीक है कोई, अच्छा हाँ उपासना ने भी दिया है, ओके। एनीवेज चलिए आज का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। सागर तट समृद्धि योजना के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये एक डिटेल प्रोजेक्ट है जिसके तहत एड्रेस किया जाएगा चैलेंजेस इन कोस्टल एरियाज ऑफ द नेशन। दूसरा है वन ऑफ इट्स एम इंक्लूड्स कोस्टल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल। तो आपको बताना कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। दूसरा है पीएम मित्र स्कीम के रिलेटेड न्यूज़ है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, टूरिज्म सेक्टर, ऑर्गेनिक फूड्स सेक्टर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट इज इको मार्क सर्टिफिकेशन इज गिवन टू द प्रोडक्ट विच आर इको फ्रेंडली इन नेचर, ठीक है, ओके। दिस सर्टिफिकेट इज अलॉटेड
बाई विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन कोई सही है, जो कि नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज का मेंस का क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से करना है पहले, बाद में ये मॉडल आंसर आप देख सकते हो। दैट एनजीओज़ के बारे में पूछा गया है। दैट एक तो एनजीओज़ का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोग्रेस में, वह आपको प्रॉपरली लिखना है, बट वो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, एनजीओ के बारे में स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, राइट, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी में आप अगेन इंपॉर्टेंस लिखना है आपको। डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर एडिक्वेट फॉर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एनजीओ? क्या आपको लगता है? तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा दैट क्या क्या लीगल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा क्या ये आपको सही लग रहा है, तो क्या क्या नहीं अगर लग रहा है तो क्या क्या इश्यूज है वो प्रॉपरली आपको लिखने पड़ेंगे, और फाइनली यू नीड टू कंक्लूड इट। एनीवेज, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर listening to the whole video. Thank you very much, guys.